और आपको याद दिला दें, नॉजिक ने किताब लिखी थी 1974 में, अब हेक ने लिखा था 1944 में। हेक ने अपनी बात लिखी 1944 में, नॉजिक ने लिखा 30 साल बाद 74 में। लेकिन आप जानते हैं 74 भी कल्याणकारी राज्य की हाइट का युग था। 74 भी इट वाज हाइट ऑफ वेलफेयर स्टेट, लेकिन उसमें वेलफेयर स्टेट के दौर में, और इंटरेस्टिंग हम रॉल्स को आगे पढ़ेंगे, संयोग की बात है 71 में जॉन रॉल्स ने थियरी ऑफ जस्टिस लिखी थी, और जॉन रॉल्स ने बहुत कहा था कि समाज कल्याण होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। नॉजिक ने रॉल्स की धज्जियां उड़ा के रख दिया, और रॉल्स हम आगे पढ़ेंगे अलग से। नॉजिक ने कहा रॉल्स बेकार का आदमी था। नॉजिक ने क्या कहा, लेकिन नाम ही स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया। नॉजिक ने कहा मेरा तो बस चले मैं राज्य को हटा दूं, लेकिन चूंकि राज्य हटाने का विचार यूटोपिया हो पाएगा, इससे राज्य तो रखना ही पड़ेगा। राज्य रखना पड़ेगा तो छोटा रखा जाए या बड़ा, कम काम के दिए जाए या बड़े, ये बात उन्होंने कही। एक बात याद रखिए, कोई नवउदारवादी होगा तो उसके बेसिक ट्रेंड्स आप याद रखिए। और कभी भी अब देखिए, ये भी याद करने का तरीका है, अगर आपको पता है कि 3 लोग रखते हैं नॉजिक, हेयक, इंद्रिय, तो नवउदारवाद की 3-4 पॉइंट बेसिक याद रखिए, और उसी सामने 1-2 नाम खोज दीजिए, अपने आप हो जाएगा। कई बार सिनॉप्सिस बनाने की बात करते हैं तो नोट से की टर्म उठा लीजिए, नवउदारवाद के 3-4 की टर्म उठा लीजिए, उसी को बार बार रिविजन कर लीजिए, एग्जाम में अपने आप अच्छा लिख देंगे। और लिखने में गलतियां कर, हम कहानी लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे क्लास में कई बार बताते हैं ऐसा हो रहा है वैसा, तो लोग उत्तर में ऐसा लिखना शुरू कर, लोग मुफ्त में बिजली मिल रही है, मुफ्त में पानी मिल रही है, बताए राज्य का क्या होगा। राज्य का कुछ हो ना हो, आपका बहुत कुछ हो जाएगा। ये नहीं लिखना है। तो नॉजिक ने क्या कहा, पहला नॉजिक ने रॉल्स की नॉजिक ने रॉल्स की आलोचना करते हुए कहा, रॉल्स, जॉन रॉल्स, नॉजिक ने रॉल्स की आलोचना करते हुए कहा कि व्यक्ति की संपत्ति उसके व्यक्तित्व का विस्तार है। इवन प्रॉपर्टी इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। उसने आत्म स्वामित्व का सिद्धांत देते हुए कहा, ये शायद मैंने पहले भी आपको बता रखा है, थियरी ऑफ सेल्फ ओनरशिप, ये सब की टर्म है। आत्म स्वामित्व का सिद्धांत देते हुए कहा while propounding the principle of self ownership, उसने आत्म स्वामित्व का सिद्धांत देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता और प्रतिभा का स्वामी है। Each and every individual is a master of his own capacities. प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता का, अपनी प्रतिभा का स्वामी है। इसीलिए
इसलिए क्षमता और प्रतिभा से अर्जित संपत्ति पर इसलिए इस क्षमता और प्रतिभा से अर्जित संपत्ति पर व्यक्ति का ही नियंत्रण होना चाहिए। व्यक्ति का ही नियंत्रण होना चाहिए। आप याद रखें, इसमें इंडिविजुअल शुड बी ओनर ऑफ हिज एंटायर प्रॉपर्टी। तो उसने तो यहां तक कहा कि ये देखिए कुछ कुछ बातें एक है, अदरवाइज थोड़ी थोड़ी बातें अलग है। जितने नव उदारवादी हैं सबका विचार एक ही है, मिनिमल स्टेट नंबर 1, न्यूट्रल स्टेट, कल्याणकारी राज्य का विरोध, मार्केट इकोनॉमी का समर्थन, इस सब की बातें जैसी हैं, कुछ कुछ नए विचार आ गए। इसलिए रॉल्स नॉजी का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, जैसा मैं चयन करूं और जैसा मेरा चयन किया जाए। अगला, नॉजिक ने कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हुए कहा, कि न्याय का मूल अभिप्राय न्याय का मूल अभिप्राय है कि जैसा मैं चयन करूं और जैसा मेरा चयन किया जाए। अंडरलाइन, एज आई एम चूजिंग एंड एज माई सेल्फ इज चोजन, दैट इज बेसिक मीनिंग ऑफ जस्टिस। इसका मतलब है, अच्छा बताइए, जितने नव उदारवादी होते हैं चॉइस की बात करते हैं, नॉजिक से पूछा गया ये बताओ यार तुम संपत्ति कितनी अर्जित करनी चाहिए, उसने कहा जितनी क्षमताओं कर लो। तो उसमें कोई लिमिटेशन? उसका एक लिमिटेशन है, फ्रॉड से काम मत करना, यानी इलीगल तरीके से कोई संपत्ति अर्जित नहीं हो सकती। बाकी लीगल तरीके से कोई व्यक्ति संपत्ति अर्जित कर लेगा। और इन लोगों ने प्रगतिशील करारोपण का विरोध किया। देखिए, करारोपण होना चाहिए, प्रगतिशील नहीं। टैक्सेशन क्यों होना चाहिए? ठीक है भाई, ठीक है, सड़क बनना है, पुलिस रहेगी, सेना रहेगी, तो टैक्सेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि राज्य नहीं रहेगा तो प्रबंध की संस्था नहीं रहेगी। प्रगतिशील करारोपण नहीं। और 30% टैक्सेशन क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। हमारे यहाँ 5 लाख से कम जो पाएगा वो टैक्स फ्री है, यही तो। जबकि टैक्सेशन क्या होता है कि आप 1% टैक्स पे लगा दीजिए। इस वजह से लोगों की क्षमता बढ़ती। तो नॉजिक ने और जितने भी नव उदारवादी हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का विरोध करते हैं। उनका मानना है, इसका मतलब है नॉजिक की बात को माना जाए, अगर आपने किसी व्यक्ति की संपत्ति छीन ली और उसके शरीर पे हमला कर दिया, भाई संपत्ति हमने कैसे अर्जित की थी? अपनी प्रतिभा क्षमता से। और आपने हमारी संपत्ति छीन ली, इसलिए संपत्ति नहीं छीनी गई, ये व्यक्ति के शरीर पर हमला है, प्रतिभा पर हमला है, क्षमता पर हमला है, चयन की क्षमता पर हमला है। और न्याय सीधा सा मतलब न्याय रीडिस्ट्रीब्यूशन का नाम नहीं है कि किसी को शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा दे देना। न्याय का जैसा मैं चयन करूं, तो मैंने चयन किया है कि यूपीएससी पास करना है, यूपीएससी चयन कर ले, मामला फिट। यही तो न्याय है। जैसा मैंने चयन किया और जैसा है वो भी चयन करे। अभी मैंने चयन कर लिया मुझे क्रिकेट खेलना है, बीसीसीआई चयन ही नहीं कर रही है, मैंने कहा मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। अन्याय कुछ भी नहीं हुआ, बीसीसीआई ने चयन नहीं किया। लेकिन अब देखेंगे इंडिया में कई बार यहां पर भी फेयरनेस नहीं होता, करप्शन आ जाता है अपॉइंटमेंट में। ये कल्पना इंग्लैंड अमेरिका के लोग नहीं कर पाते कि अपॉइंटमेंट में करप्शन हो सकता है।
क्योंकि मानते हैं कि भाई यहां पे तो फ्रीडम होना ही चाहिए। अभी अब देखेंगे कि भारत में प्रॉब्लम है, करप्शन बहुत ज्यादा है। अंतिम पॉइंट, नव उदारवाद में अंतिम पॉइंट, इन्होंने प्रगतिशील करारोपण का विरोध किया। और फ्रीडमैन, एक अंतिम नाम है फ्रीडमैन, FRIED। फ्रीडमैन ने तो यहां तक कहा कि पूंजीवाद और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। Even Friedman went to extent of saying that libertarian capitalism is complementary with each other. पूंजीवाद और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि पूंजीवाद और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि क्या है, एक दूसरे के पूरक है। इसका मतलब है जहां जहां पूंजीवाद होगा स्वतंत्रता वहीं होगी, जहां जहां पूंजीवाद नहीं होगा स्वतंत्रता वहां नहीं होगी। अभी तक एग्जाम्पल तो यही बताता है। फासिज्म में स्वतंत्रता खत्म हुई, मार्क्सिज्म में स्वतंत्रता खत्म हुई। यकीन की बात करिए, फ्रीडमैन ने सीधे एक बात कही है। लेकिन चाइना ने कमाल कॉम्बिनेशन कर रखा है। चाइना का इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट है। अभी हांगकांग में देखिए क्या हुआ। चाइना पूरा मॉडल हांगकांग में वही लागू करना चाहता है और हांगकांग बिल्कुल कैपिटलिस्ट पार्ट है। लेकिन आजादी दबाए जा रखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फ्रीडमैन का ये बात 99% सही है। इसलिए अगर आजादी बचाए रखनी है, पूंजीवाद बाजारवाद को अपनाइए। ये है नव उदारवाद। लेकिन आप जानते हैं नव उदारवाद का भी रिएक्शन आया। नव उदारवाद लगा कैसे? भाई ये तो विचार दे दिया। ये नव उदारवाद व्यवहार में कैसे आया? तो दो तीन एग्जाम्पल आपको बता दें कि नव उदारवाद व्यवहार में कैसे आया। इसे रीगनिज्म एंड थैचरिज्म भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंग्लैंड बाय प्राइम मिनिस्टर थैचर, मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर को इंदिरा गांधी फॉलो करती थी। इंदिरा गांधी का हेयर स्टाइल बिल्कुल मार्गरेट थैचर जैसा था। तो मार्गरेट थैचर ने नव उदारवादी नीतियों का इंग्लैंड में पहला प्रयोग किया। दैट वाज इन 1979। मार्गरेट थैचर। नेक्स्ट रेगन इन सेम ईयर 1979 इन रेगन, यूएस प्रेसिडेंट। इसे कई बार नव उदारवादी नीतियों को रीगनिज्म एंड थैचरिज्म भी कहा जाता है। दूसरा हमने पहले बता दिया 1979 में चाइना। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। चाइना अपने आप को उदारवादी कहता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है 1979 में चाइना। और सच पूछिए आफ्टर 1991 it was even implemented across the globe। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में नव उदारवादी विचारधारा का प्रयोग दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में हुआ। उसमें एशिया अफ्रीका भी शामिल थे, रसिया में भी, ईस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में तो पहले से न्यूलिबरलिज्म था। साउथ ईस्ट एशिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, जापान। इसका मतलब है 1991 के बाद नव उदारवादी नीतियां बहुत प्रभावशाली रही, जिसे कई बार वॉशिंगटन कंसेंसस का नाम भी दिया जाता है। वॉशिंगटन में सम्मेलन हुआ था 1989 में, और हम अब वॉशिंगटन में सम्मेलन में ये बात कही गई
कि नव उदारवादी नीतियों को आगे बढ़ाया जाए। आईएमएफ ने कहा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए। और जैसे नव उदारवादी नीतियों का प्रभाव पूरी दुनिया में फैल गया, इसी का नाम हो गया ग्लोबलाइजेशन। नव उदारवाद की सोवियत संघ ने, समाजवाद ने उदारवाद को रोक रखा था आधी दुनिया में, और उसने हमेशा विकल्प बताया कि नो, सोशलिज्म इज एन ऑल्टरनेटिव, समाजवाद एक ऑल्टरनेटिव है। लेकिन 1991 के बाद समाजवाद ऑल्टरनेटिव नहीं रहा। ये बताइए, उदारवादी विचारधारा का आज कोई मुकाबला है या नहीं है? है या नहीं है? लिखने की बात। इस तरीके से नव उदारवाद का प्रभाव बढ़ गया। अब अगर हिस्टोरिकल देखेंगे, क्लासिकल उदारवाद केवल यूरोप में था। क्लासिकल उदारवाद केवल यूरोप में था। नव उदारवाद तो पूरी दुनिया में छा गया। अच्छा, क्लासिकल, इसका मतलब नव उदारवाद को अगर एक लाइन में हम ये बात फिर दोहरा दें, इट वाज रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड अपोजिशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो सही होगी बात। उदारवाद के दूसरे चरण की आलोचना पहले चरण को ला देना, यही तो है। शब्दों का अंतर भले है। अब आप बताइए, जब ये मामला हो गया, तो क्या ये कहना ठीक नहीं कि उदारवाद ने पूरी दुनिया को जीत लिया? कहा जाए या ना कहा जाए? अगला पॉइंट, फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा ने FRANCIS फ्रांसिस फुकुयामा ने सोवियत संघ के विघटन को उदारवाद की या नव उदारवाद की विश्वव्यापी विजय के रूप में चित्रित किया। फ्रांसिस फुकुयामा ने सोवियत संघ के विघटन को उदारवाद की विश्वव्यापी विजय के रूप में चित्रित किया। फ्रांसिस फुकुयामा said that it's a victory of neoliberalism after the demise of USSR। सोवियत संघ के विघटन को उन्होंने नव उदारवादी विचारधारा की विश्वव्यापी विजय को बताया। अच्छा, एक बात तो सच है, उदारवाद ने फांसीवाद को हरा दिया और मार्क्सवाद को पटकनी दे दी। यानी विचारधाराओं के इतिहास में आप देखेंगे, पहले उदारवाद आया, बीच में समाजवाद ने टक्कर दिया, पीछे फांसीवाद ने टक्कर दिया, पीछे। ये उदारवाद है या खाली है? द ग्रेट खाली कौन है ये बताइए दोस्तों। उदारवाद के सामने कोई है या नहीं है? बहुत बड़ी बात हुई। और फ्रांसिस फुकुयामा की बात ये दिखती है, हमने जिस तरीके से आर्गुमेंट आपको बताया कि आफ्टर 90 नियो लिबरलिज्म बिकेम द ग्लोबल आइडियोलॉजी, और इसी का नाम, नव उदारवाद का नाम ही तो भूमंडलीकरण है। दिस इज द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इतना ही नहीं, अगला पॉइंट, उन्होंने साम्यवाद के पतन को इतिहास के अंत के रूप में चित्रित किया।
उन्होंने साम्यवाद के पतन को इतिहास के अंत के रूप में चित्रित किया। He said that even decline of communism means end of history. इतिहास का अंत हो गया। अगला पॉइंट, फुकुयामा के अनुसार इतिहास की व्याख्या के लिए तीन ही तत्व महत्वपूर्ण है। ओनली 3 एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की व्याख्या के लिए केवल 3 ही तर्क महत्वपूर्ण है। पहला, 3 ही तथ्य महत्वपूर्ण है। ओनली 3 फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंटरप्रिटिंग द हिस्ट्री एंड 3 फैक्टर्स मीन्स पहला तार्किकता, रेशनलिटी, तीसरा विज्ञान, साइंस, दूसरा साइंस, तीसरा कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। कैपिटलिज्म या ब्रैकेट में, तो ठीक, कैपिटलिज्म पर्याप्त है। अब जरा सोच के देखिए, इतिहास के अंत का मतलब है साम्यवाद का अंत, इतिहास के अंत का मतलब है विचारधारा का अंत। और उन्होंने कहा कि अभी तक जो मार्क्सिज्म ने पूरी दुनिया की व्याख्या कर रखी थी वो न तार्किक थी न वैज्ञानिक थी, और उसमें कैपिटलिज्म का विरोध किया गया। उन्होंने कहा इतिहास की समझ के लिए आपको फासिज्म की आवश्यकता नहीं है, मार्क्सिज्म की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास को समझना हो, रीजन को समझिए, साइंस को आप अप्लाई करिए, कैपिटलिज्म के विकास को देखिए, और देखना हो तो डेमोक्रेसी को देखिए। बाकी चीजें इतिहास में कोई मायने नहीं रखती। अब ये बात किसी मार्क्सवादी को बता देंगे दोस्तों, डंडा लेकर दौड़ा लेगा वो, कि मतलब क्या बात करते हो तुम, हमारा कोई मतलब नहीं रहा। उदारवादी कहता ना ना भाई, तुम्हारा तो मतलब रहा ही नहीं, तुम कहाँ हो। इसका मतलब है सच में साम्यवाद खत्म हो गया दोस्तों, साम्यवाद खत्म हो गया, टोटे टोटे हो गया। इसकी बात तो हम साम्यवाद में खुद भी करेंगे। लेकिन फ्रांसिस फुकुयामा ने तो ये बात कही, इतिहास का अंत हो गया, खल्लास हो गया इतिहास। अगला पॉइंट, फुकुयामा ने यह बताने का प्रयास किया कि मार्क्सवादी मान्यताएं और फासीवादी विचार द फासिस्ट आइडियाज एंड मार्क्सिस्ट थियरीज मार्क्सवादी मान्यताएं और फासीवादी विचार वैज्ञानिक और तार्किक नहीं थे। वैज्ञानिक और तार्किक नहीं थे, जबकि उदारवाद में सदैव लोकतंत्र को प्रोत्साहित किया गया। लिबरल्स ऑलवेज प्रमोटेड द नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। उदारवाद में सदैव लोकतंत्र को प्रोत्साहित किया गया।
विचार विमर्श को महत्व दिया गया है। लोकतंत्र को प्रोत्साहित किया गया, विचार विमर्श को महत्व दिया गया। इसका सीधा सा मतलब है, इतिहास के अंत की मतलब क्या है? इतिहास की जो व्याख्या है वो वस्तुनिष्ठ है या वैचारिक है? अभी तक जिन लोगों ने इतिहास की व्याख्या की, इतिहास की व्याख्या वैज्ञानिक उद्देश्यों से की या अपने उद्देश्यों को सुटेबल बनाने के लिए? यही काम हुआ अभी तक। और उन्होंने कहा इसके लिए सबसे जिम्मेदार कौन है? मार्क्सिस्ट। इसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार मार्क्सिस्ट और फासिस्ट। इन लोगों ने क्या किया? इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की। अच्छा, इतिहास की व्याख्या जब करेंगे समाज की व्याख्या होगी, राजनीति की व्याख्या होगी। अच्छा, ये बात तो थोड़ा सा देखने पर ऐसा लगता है, यद्यपि हमने फिर कहा कि फ्रांसिस फुकुयामा के विचार को हम निष्कर्ष नहीं मानेंगे। मेंस एग्जाम में देखेंगे तो एक बार शॉर्ट नोट्स लिखा गया, एंड ऑफ हिस्ट्री कमेंट। पिछली बार शायद था सवाल। अब आजकल इसलिए जब आपको बता दें, आजकल स्कोर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है, स्कोरिंग बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स पूछे जा रहे हैं, अगर आप वैसे लिख देंगे साइंस जैसे नंबर भी मिलेंगे। प्रश्न की मात्रा जितनी ज्यादा होगी स्कोरिंग उतना अच्छा होगा। प्रश्न जितना बड़ा बड़ा पूछा जाएगा मार्क्स कम मिलेंगे। भाई 10 नंबर का शॉर्ट नोट्स है तो अच्छा आपने एकदम एग्जैक्टली आपने लिख दिया तो 6-7 तक जा सकता है मामला। बड़े सवाल में ऐसा नहीं होता, फिर आधा तक जाते थे मामला पीछे खिसकेगा। इसलिए एक खास बात है इन द हिस्ट्री, इसका मतलब अभी तक इतिहास की व्याख्या साहब घाल मिल करके कर दी गई और सही मायने में। इसीलिए आप देखेंगे ये मार्क्सवाद का समापन है या उदारवाद का विजय है? मार्क्सवाद का समापन है या लोकतंत्र का विजय है? मार्क्सवाद का समापन है या अब तर्क और विज्ञान की विजय है? अच्छा बताइए, इतिहास की व्याख्या तर्क और विज्ञान के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन मार्क्स हम आगे बताएंगे। मार्क्स ने जैसे फ्रांसिस फुकुयामा के शब्दों में देखें, अभी हम मार्क्स के हिसाब से उसको नहीं समझ रहे हैं। फ्रांसिस फुकुयामा ने क्या कहा कि मार्क्स ने तो अपने हिसाब से तय कर लिया कैसे समाज का परिवर्तन होता है, ऐसे हम क्रांति हो जाएगी, ऐसे क्रांति करा देंगे। हुआ कुछ नहीं, पूरा दुनिया बरगला गई उसी चक्कर में। फासिज्म ने क्या किया? एक ऐसा गोल्डन स्वर्णिम काल की कल्पना कर ली। मार्क्सिज्म ने स्वर्णिम काल कल्पना भविष्य में की, फासिज्म ने अतीत को लौटाने का प्रयास किया। फासिस्ट और रिवाइवलिस्ट, अतीत में इटली ऐसा था, रोम का गौरव था, उसको हम पुनर्जीवित कर देंगे, दैट इज फासिज्म। और मार्क्सिज्म ने क्या कहा? भविष्य में राम राज्य स्थापित कर देंगे, मार्क्सिज्म। दोनों बातें अवैज्ञानिक थी या नहीं थी? जबकि अब देखेंगे उदारवाद क्या है? होले होले गलती बताओ करेक्ट कर देंगे, प्रॉब्लम बताओ हम ठीक कर देंगे। अच्छा, ये बात इस याद रखिए दोस्तों, उदारवाद इसीलिए लगातार अपने आप को करेक्ट करता चला गया, विजयी बन गया। यदि हम फ्रांसिस फुकुयामा की बात को निष्कर्ष तो नहीं मानेंगे, क्योंकि आगे डिबेट्स अगर उदारवाद यहीं पे खत्म हो जाता तो, लेकिन आज ये कहना कि उदारवाद कोई चैलेंज नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। उदारवाद को चैलेंज ना होता, उदारवाद एक मात्र विचारधारा होती, तो हमारे सिलेबस में इतनी विचारधाराएं क्यों लिखी होती? तो फ्रांसिस फुकुयामा की बात तो ठीक नहीं है, लेकिन उनके कहने का मतलब क्या है? अगला पॉइंट, उन्होंने कहा कि फांसीवादी एक काल्पनिक अतीत की कल्पना करते हैं, अ मिथिकल पास्ट। फासिस्ट इमेजिन्ड अबाउट अ मिथिकल पास्ट। फांसीवादी एक काल्पनिक अतीत की कल्पना करते हैं, जबकि मार्क्सवादी भविष्य के स्वर्णिम समाज की कल्पना करते हैं।
फांसिकल पास्ट, फांसीवादी एक काल्पनिक अतीत की कल्पना करते हैं, जबकि मार्क्सवादी भविष्य के स्वर्णिम समाज की कल्पना करते हैं। मार्क्सिस्ट पेंटेड अबाउट अ गोल्डन सोसाइटी फॉर ए फ्यूचर, मार्क्सवादी भविष्य के स्वर्णिम समाज की कल्पना करते हैं। और दोनों विचार अतार्किक और अवैज्ञानिक हैं। Therefore, both ideas are irrational and scientific. दोनों विचार अतार्किक हैं, अवैज्ञानिक है। जबकि ये बात तो आप देखेंगे, उदारवाद क्या सिखाता है? रीजन। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले निष्कर्ष निकाल लें, उसको हम आगे एक्सपेंड कर देंगे। लेकिन ये कहना कि उदारवाद ने पूरी दुनिया के विचारधारा को जीत लिया, ठीक है नहीं। निष्कर्ष आप लिख लीजिए। यह सत्य है कि नवउदारवादी विचारधारा अत्यधिक प्रभावशाली है। Neoliberal ideology is most dominant is undeniable fact. उदारवादी विचारधारा अत्यधिक प्रभावशाली है, परंतु समुदायवादी, बहुसंस्कृतिवादी, बट कम्युनिटेरियन, मल्टीकल्चरलिस्ट, परंतु समुदायवादी और बहुसंस्कृतिवादी इसे चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरणवाद, नारीवाद और सबसे बढ़कर उत्तर आधुनिकतावाद apart from that, environmentalism, feminism and postmodernism is a kind of challenge for liberal ideology. नारीवाद, उत्तराधुनिकतावाद, उदारवादी विचारधारा के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। तो आपको याद दिला दें, हम पोस्ट मॉडर्निज्म के मतलब आगे आपको बता देंगे। वैसे पोस्ट मॉडर्निज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार उससे भी सवाल पूछा जा चुका है, पोस्ट मॉडर्निज्म से भी। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनर का ध्यान वर्तमान पे खूब है। अच्छा, ये भी आपको लग रहा होगा कि यार उदारवाद ज्यादा लंबा चल रहा है, तो इसका महत्व इतना ज्यादा है, फांसीवाद उतना लंबा नहीं रहेगा। हो सकता है कि फांसीवाद हो गया, आपका समाजवाद हो गया, ये शॉर्ट में हो जाएगा। उदारवाद का महत्व, चूंकि हर टॉपिक को हम इसी हिसाब से लेते हैं जैसा उसका इंपॉर्टेंस है। अब जब पहला चैलेंज देख लें, दैट इज कम्युनिटेरियनिज्म, उदारवाद को उदारवाद से ही चैलेंज जो मिल रहा है। इसे फ्रांसिस फुकुयामा की बात ठीक नहीं है कि उदारवाद इज अनचैलेंज्ड, इट इज ओनली आइडियोलॉजी इन द वर्ल्ड, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अ चैलेंज विच इज गिवन बाय लिबरल्स फ्रॉम विद इन द लिबरल डोमेन, एंड दैट इज कम्युनिटेरियनिज्म, समुदायवाद। तो अगला हेडिंग है समुदायवाद।
यहां तक कुछ पूछना हो तो आप बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमने तो बता दिया चाइना एक्सेप्शन है, चाइना एक्सेप्शन है, तो हमने बता भी दिया इसको। चाइना में इकोनॉमी उदारवादी है, पॉलिटिकल सिस्टम अनुदारवादी है। तो अच्छा, इसी बीच एक अनाउंस कर दें, कल और परसों मुझे एक बहुत अर्जेंट कहीं जाना है, मतलब कहीं अब बड़ा, अभी क्लास शुरू हुआ है तो, लेकिन अब ऐसी बहुत हमें बहुत ही अर्जेंट जाना है जहां मैं, तो इस वजह से क्या आप संडे को आप आएंगे क्लास के लिए? तो इसका कंपनसेशन ये हो सकता है तो हम संडे क्लास एंगेज कर लें, या फिर मतलब ज्यादातर लोग सहमत है संडे को आने के लिए? अच्छा छोड़ दी, फिर मंडे को ही कर लीजिएगा, संडे को नहीं। अच्छा अगला संभव, तो इसी में विवाद बढ़, पूछने में बड़ा विवाद हो जाता है, पता है। अच्छा, तो अगला हेडिंग है नियो लिबरलिज्म वर्सेस कम्युनिटेरियनिज्म। तो समुदायवाद को अगर देखना है तो फिर नियो लिबरल्स कंपेरिजन कर लें, तभी तो आगे बढ़ेगा मामला। बेसिक कंपेरिजन आपको बता दें, फिर उसे एक एक्सपेंशन कर दें, क्योंकि आप याद रखिए पढ़ने का तरीका आपका है, जब नोट्स आप पढ़िए, नोट्स उसमें 5 पॉइंट आप निकाल लीजिए, वही 5 पॉइंट आप एग्जाम में लिख पाएंगे, की टर्म्स आप निकाल लीजिए। इसलिए हमें संक्षेप में भी आना चाहिए, बड़ा भी आना चाहिए। कई बार क्या हो गया, अब मान लीजिए समुदायवाद में 150 शब्दों में आ गया, एक ही डायमेंशन में लिख दिया, थोड़ा घाटा हो जाएगा, सारे डायमेंशन आप लिखिए। अब अगर हम देखें कि व्हाट इज कम्युनिटेरियनिज्म, समुदायवाद क्या है? समुदायवाद बहुत सामान्य सी बात है, इसमें अब ये तो हमने कहा कि डिबेट का विषय है, उदारवाद का पार्ट है या उदारवाद का विरोध है। देखने से तो ऐसा लगता है उदारवाद का एक्सटेंशन है, ये उदारवाद से समुदायवाद सब सिलेबस में लिखा तो नहीं गया है, एक जगह लिखा गया है रॉल्स की समुदायवादी आलोचना। और ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हम विचारधारा जैसे हम बताएंगे हमारा पूरा पार्ट बहुत आसान बन जाता है। फिर स्वतंत्रता समानता में आपको ये नहीं याद दिलाएंगे उदारवाद क्या है, मुझे अपेक्षा होगी आपको आता है, इसलिए वहां पे समय नहीं लगता जाता। इसलिए इसको खूब अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, क्लास छोड़नी भी नहीं चाहिए, विचारधारा खास तौर पे। और विचारधारा क्लास छूट गई फिर सीक्वेंस बनाने हमेशा प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर कम्युनिटेरियन की बात की जाए, देखिए कुल मिला के डिबेट इस बात पे रहा है कि व्यक्ति पहले आता है या समाज, ये झगड़ा रहा है, उदारवाद में झगड़ा रहा हुआ है। और अब खास तौर पे आप देखेंगे कई कारण ऐसे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। किमलिका ने इसका बड़ा अच्छा उत्तर भी दिया है। किमलिका से पूछा गया आखिर में उदारवादी दर्शन में, खासतौर पे नव उदारवाद में, शास्त्रीय उदारवाद को भी देखिए, नव उदारवाद को देखिए, एक ऐसा विचार था जिसे हम कहते हैं सकारात्मक उदारवाद, जहां समुदाय की बात थी। अदरवाइज उदारवादी चिंतन में आखिर में ऐसा क्या बात है, कम्युनिटी इज मिसिंग, व्यक्ति है राज्य है, व्यक्ति है राज्य है। जबकि आप देखेंगे व्यक्ति और राज्य के बीच में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, परिवार है, विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, बड़ी सारी इंस्टीट्यूशन है। लेकिन ऐसा क्या है कि उदारवादी चिंतन में इनकी बात ही नहीं होती। इसका जवाब देते हुए किमलिका ने बड़ी अच्छी बात कही है। इसका जवाब किमलिका ने दिया है। तो किमलिका ने कहा एक समस्या यह है, आखिर में नव उदारवादी चिंतन में समुदाय को इतना पीछे क्यों किया गया? उसका कारण यह है, उदारवादी चिंतन को हमेशा जिन विचारधाराओं से चैलेंज मिला उसमें समुदाय को महत्व ज्यादा था। आप याद रखिए,
हम फासिज्म को पढ़ेंगे, हम मार्क्सिज्म को पढ़ेंगे। फासिज्म और मार्क्सिज्म में व्यक्ति का महत्व नहीं होता, कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। ये फर्क है। और कहा जाता है कि ये चिंतन यूरोप में पहले से भी रहा है, क्योंकि जर्मन जो विचारक थे, बहुत सारे जर्मन विचारक थे, हमें तो सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन कई जर्मन ऐसे थे जो समुदाय को, कम्युनिटी को हमेशा सेंटर में रख के चलते थे। हेगल जैसे लोग बहुत थे उसमें। लेकिन समुदाय को बढ़ाने का नतीजा ये निकला, फासिज्म ने समुदाय के नाम पर व्यक्ति की आजादी छीन ली। अच्छा, स्टेट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिटी, नेशन, पड़ोस ये भी कम्युनिटी है, विद्यालय ये भी कम्युनिटी है, यूनिवर्सिटी ये भी कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी, रिलीजन ये भी कम्युनिटी का पार्ट है, कल्चर ये भी कम्युनिटी का पार्ट है। आपने खास तौर पर देखा होगा उदारवादी चिंतन में जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उससे सीरियस गायब होता है। इसे कहते हैं अ पर्सन विदाउट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा बताइए, उदारवादी चिंतन जिस तरीके से बात करता है कि व्यक्ति अकेला रहेगा, वो अपना चयन करेगा, भाई नॉजिक और हेग जैसे लोगों ने यही कहा, फ्रीडम ऑफ चॉइस, राज्य का इससे कोई मतलब नहीं है। न उदारवाद पढ़ के हमें यह समझ में नहीं आता हम किस समाज की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका में हो सकता है व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत मिले, लेकिन क्या यही विचार भारतीय परिप्रेक्ष्य में लगेगा? इसे आजकल तो कहा भी जाता है बार बार कि पोस्ट कॉलोनियल थॉट, उत्तर उपनिवेशवादी। इसे खास बात आप देखेंगे, गांधी बाबा ने शुरू से उदारवाद, समाजवाद इनकी बड़ी आलोचना की थी। उनका था ना कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है। अरे व्यक्ति है, व्यक्ति को आजादी चाहिए, राज्य है, समाज कैसा है, अरे हिस्ट्री, हर राज्य का इतिहास होता है। अच्छा, उदारवाद ने कभी इतिहास की बात की क्या? कभी नहीं करते हो। पूरे उदारवादी चिंतन में कल्चर की बात ही नहीं आती। अब बताइए व्यक्ति को कैसे समझ लेंगे? कल्चर, हिस्ट्री, कम्युनिटी, इनको हटा दिया जाए। आपको ऐसा लगता है ये व्यक्ति का अध्ययन होगा या एटम का अध्ययन होगा? एटम और व्यक्ति में फर्क होता है। यही उदारवाद में सबसे बड़ी विसंगति रही है कि दे हैव ऑलवेज नेग्लेक्टेड द कम्युनिटी। और लोगों ने कहा कि किमलिका ने कहा कि ना मार्क्सवाद और फासीवाद का बहुत बड़ा प्रभाव था, क्योंकि कम्युनिटी के नाम पर डर जाते थे। इनको लगता था कम्युनिटी आएगी तो व्यक्ति की आजादी छीन लेगी। अच्छा, ये तो दिखता है, व्यवहार में दिखता है, समुदाय शक्तिशाली होगा तो व्यक्ति की आजादी कई बार छीनती है। आपने तो परिवार में देखा होगा, आपकी चलती है, ताऊ की चलती है, ताऊ की चल जाती है दोस्तों। जबकि अब सवाल है कि युवावस्था में संघर्ष खूब हो रहा होगा आप में, कि घर से दबाव आ रहा होगा, अरे शादी कर ले, कब शादी करेगा, अब ना सिलेक्शन हो जाए तो, सिलेक्शन हो जाए तो। उनका अरे सिलेक्शन होने से शादी से क्या मतलब है? और पता चला यहां सेटिंग पहले से चल रही है। अब ये बात परिवार कैसे बताएं यार? परिवार लठ लेके तैनात है और हम क्या सोचते हैं, वेट करते हैं यार सिलेक्शन हो जैसे इस तरह वजन बढ़ जाए, हो सकता है मेरी बात मान ले। सिलेक्शन के पहले अगर ये बात बता दिया होगा, ये देखो जो गया था वो तो किया नहीं, उसके अलावा कुछ करके चलाया। जद्दोजहद चल रही है कि नहीं? जद्दोजहद चल रही है। इसलिए आप याद रखिए, समुदाय बढ़ेगा तो व्यक्ति पीछे जाएगा। ये उदारवादियों में जद्दोजहद हमेशा रही है। और याद रखिए, इसीलिए अच्छा इसका परिणाम आपको बता दें, जब ये नवउदारवादी विचार आया, पश्चिम में व्यक्ति 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 की प्राथमिकता आ गई। जब पश्चिम में व्यक्ति को इतना ज्यादा महत्व दिया गया, व्यक्ति को आगे बढ़ाया गया, उसका परिणाम ये हुआ कि पश्चिम में परिवार टूट गया। नंबर एक, इस व्यक्तिवादी नवउदारवादी विचारधारा के कई दुष्परिणाम हैं। याद रखिए, क्लासिकल लिबरलिज्म के दुष्परिणाम अलग थे, नवउदारवाद के दुष्परिणाम अलग है। नवउदारवाद के पहला दुष्परिणाम है इकोनॉमिक और दूसरा सामाजिक। इकोनॉमिक दुष्परिणाम तो ये हुआ कि ठीक है भाई, जब समाज में विषमता बढ़ेगी, और आपको याद दिला दे, ऐसा नहीं है कि फ्रांस जैसे देश में फ्रांस में कई गांव का व्यक्ति पेरिस में नहीं रह सकता। पेरिस का लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज्यादा है, खर्च इतना ज्यादा है, और अच्छा खासा नौकरी करने वाला व्यक्ति फ्रांस में नहीं रह सकता। अभी आपने देखा होगा फ्रांस में
जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ा दी गई और हंगामा हो गया, ये बात सुनने में आपको अटपटी है कि वेस्ट में ऐसा हो गया। तो वेस्ट में भी डिस्पैरिटी बढ़ी है। हर व्यक्ति बिल गेट्स नहीं है वहां पे। अमेरिका में भी प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लैंड में प्रॉब्लम आ रही है। ब्रेक्जिट को लेकर जो उठापटक इंग्लैंड में मची हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ सोशल फ्रेगमेंटेशन। आर्थिक दुष्परिणाम तो ये उपभोक्तावाद बढ़ा, पर्यावरण का चैलेंज आया, व्यक्ति ने झंडा खड़ा किया। इसलिए तो आप देखेंगे WTO की वार्ता होती तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम बनाया गया है, नागरिक समाज इकट्ठा हो रहा है, इनका विरोध किया जा रहा है। पूंजीवाद का विरोध पूंजीवाद में बहुत ज्यादा है, पूंजीवादी देशों में बहुत ज्यादा है। अलग अलग आधारों पर इसका अपोजिशन कर रहे हो पहला। और सोशल इंपैक्ट क्या हुआ? परिवार टूट गया, परिवार टूट गया। और परिवार याद रखिए दोस्तों, और शायद वही उदारवादी विचारधारा हमारे यहाँ है। लोग कह रहे हैं मैरिज इज अ डाइंग इंस्टीट्यूशन, हम साथ साथ रह लेंगे, साथ साथ रह लेंगे। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा किसके साथ रहेगा? और एक बात याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं ना बियरिंग चाइल्ड इज अ बर्डन, हम बच्चे को क्यों पैदा करें, बच्चे का पालन पोषण क्यों करें? तो सवाल ये है, यही अगर हमारे भी माता पिता ने सोचा होता दोस्तों, तो हम इतने बहादुर कैसे पैदा होते? ये बात है। इसी बात याद रखिए दोस्तों, यूरोप में परिवार टूट गया। और मुझे तो एक महान फिलोसफर एरिस्टोटल की बात याद आ रही है, परिवार तो सबसे बड़ी पाठशाला है। परिवार से हमें इतने गुण मिलते हैं, लव, कंपैशन, इमोशन, सेंटिमेंट। दुनिया में दोस्तों मां का कोई विकल्प नहीं बना। और मां जो जो हमें देती है, शायद वो हम दुनिया में किसी रेस्टोरेंट में, किसी फैक्ट्री में, किसी जिम में कहीं नहीं पा सकते। और जो बहनों का, भाई का, परिवार में जो एक प्रेम होता है, यानी परिवार नहीं रहेगा तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? रोबोट जैसा। यूरोप में ऐसा रोबोट पैदा हो गया और हमारे यहाँ भी ऐसा पैदा हो रहा है अभी। अब नए नए बच्चे क्या है, 3 लोग बैठे हो, 3 मुंह करके खिटपट 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 खिट। ओह माय गॉड। अच्छा, मेट्रो में कई बार देखते हैं, यहां लगा लिया, कान में लगा लिया, और यहां देख लिया, आगे देखे अगल कौन बैठा है, बगल कौन बैठा है, मतलब ही नहीं है दोस्तों। आदमी का लक्षण है कि रोबोट का लक्षण है। इसे तीसरा, यूरोप में परिवार टूटा, व्यक्ति अकेला है, और उसमें भयंकर हिंसा, हिंसा, डिप्रेशन। आप देखेंगे यूरोप में डिप्रेशन एक बेसिक प्रॉब्लम आ रही है। किसी किसी यूरोपीय व्यक्ति को देखें ऐसा आपको उदास देखेगा। मैंने एक यूरोपीय व्यक्ति से पूछा कि मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि अच्छा इंडिया में आपको अच्छा क्या लगा? उनका यार यहाँ लोग बिना वजह मुस्कुराते रहते हैं। हमने कहा यानी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यूरोप और अमेरिका में आप किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखेंगे, मतलब मुस्कुराने का मतलब भाई आपकी मेरी जान पहचान, मैं मुस्कुराऊं क्यों आपको देख के? और हमारे यहाँ क्या है दोस्तों? बिना वजह लोग मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए खास बात है, इसका सीधा सा मतलब है वहां पे ड्रग एडिक्शन, नशाखोरी इतना ज्यादा है, हिंसा इतना ज्यादा है, यूरोपीय समाज बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। आप याद रखिए, यूरोपियन एंड अमेरिकन सोसाइटी इज मोस्ट वायलेंट सोसाइटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और हमने मॉडल क्या बना रखा है? नहीं, हम यूरोप को लाएंगे, अमेरिका को लाएंगे। नहीं दोस्तों, बड़ा डेंजरस ट्रेंड है ये। आपने यूरोप अमेरिका में कितनी बार देखा होगा, बच्चा आया बंदूक से धड़ 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 मार के चला गया। और वहां पे पढ़ाना बड़ा डिफिकल्ट काम है, कोई बच्चे बंदूक लेके क्लास में आ जाते हैं, और जैसे कोई टीचर की बात ना पसंद आई, निकाला सूट, दो मेहरदा, काम तमाम। ये बताइए दोस्तों, यही उदारवाद है? ये उदारवाद है। और ये बात समुदायवादियों को पता चल गई। समुदायवादियों ने तुरंत नव उदारवादी मान्यताओं को रिवाइज किया। उनका ना बेकार का विचार है, ये तो बड़ा खतरनाक विचार है। और समुदाय का महत्व, परिवार का महत्व उससे पूछे दोस्तों जो खो चुका होता है। कई बार आप इसका देखिए, जो चीज हमें हमेशा मिल जाती है, हमेशा पास होती है, उसका वैल्यू नहीं समझ पाते। एक बीबीसी के पत्रकार भारत में कई मुंबई के झुग्गी झोपड़ियों पर रिपोर्टिंग कर रही थी, और उसने झुग्गी झोपड़ी में रिपोर्ट किया। तो जब वो डिस्कवरी चैनल में बात दिखाई गई, तो उसने जैसे घर में झुग्गी में प्रवेश किया, तो आपका घर कहाँ है?
उनका यही तो घर है। भाई अमेरिका में घर का मतलब आलीशान घर, भाई पॉपुलेशन कम है, टेरिटरी बहुत ज्यादा है, वहां घर का मतलब बंगले माना जाता है, खोपचा नहीं। अब 8 बाई 8 फीट का भी कोई घर हो सकता है। इट वॉज बियॉन्ड इमेजिन फॉर लेडी हु लिव्स इन अमेरिका। कहा यही आपका घर है? जैसे घर घुसी खत्म कर। घर का कॉन्सेप्ट है, पहले ड्राइंग हॉल है, क्या डाइनिंग हॉल, क्या क्या सब चीज उनका अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसने बहुत पॉजिटिवली जो रिपोर्ट किया, उसने कहा इसका घर छोटा है और हमारे घर बहुत बड़े हैं, उसमें फैमिली नहीं है, और इसके पास फैमिली है, बच्चे भी हैं, और छोटा सा स्तर इसने भगवान को भी दे रखा है। अब और यूरोप में क्या हो गया? 1/3 जनसंख्या नास्तिक। अरे धर्म कहीं कहीं व्यक्ति को डराता है। याद रखिए, धर्म से भी व्यक्ति कंट्रोल होता है। भाई धर्म से व्यक्ति थोड़ा कंट्रोल होता है। यूरोप में धर्म खत्म हुआ, परिवार खत्म हुआ, समाज खत्म हुआ, क्या बचा फिर? लिखने की बात। इससे पहला नवउदारवाद, नवउदारवाद की नवउदारवाद नवउदारवाद की खामियों को व्यक्त करते हुए नवउदारवाद की खामियों को व्यक्त करते हुए समुदायवादियों ने कहा समुदायवादियों ने कहा कि नवउदारवादी नवउदारवादी चिंतन समुदाय, नवउदारवादी चिंतन, समुदाय, इतिहास, संस्कृति, समुदाय, इतिहास, संस्कृति सभी की उपेक्षा कर देता है। समुदाय, इतिहास, संस्कृति अंडरलाइन। Neoliberal thought ignores the concept of history, culture and community, और इनके द्वारा व्यक्ति को अणु के रूप में चित्रित किया गया। इनके द्वारा व्यक्ति को अणु के रूप में, अणु अंडरलाइन, व्यक्ति के द्वारा अणु के रूप में चित्रित किया गया। उदारवादियों की समुदायवादी आलोचना उदारवादियों की समुदायवादी आलोचना का पहला श्रेय माइकल सैंडल को जाता है। पहला श्रेय माइकल सैंडल को जाता है, जिन्होंने 1982 में किताब लिखी लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस।
who wrote a book in 1982 that is known as Liberalism and Limits of Justice. What communitarian said that liberals painted individual in absence of community, it's ahistorical and without the context. और माना जाता है यही समुदायवाद की शुरुआत हुई माइकल सैंडल ने, लिबरलिज्म, उदारवाद एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। माइकल सैंडल ने कहा क्या? अगला पॉइंट, समुदायवादियों ने व्यक्ति के बजाय, व्यक्ति अंडरलाइन, समुदायवादियों ने व्यक्ति के बजाय समुदाय को केंद्रीय महत्व दिया, कम्युनिटी को केंद्रीय महत्व दिया। समुदाय को केंद्रीय महत्व दिया और इन्होंने कहा शुभ अधिकार से पहले आता है शुभ, गुड इज प्रायर टू राइट। शुभ या अच्छाई, कल्याण, जो भी कह लीजिए, शुभ, शुभ लाभ वाला शुभ, शुभ या अच्छाई अधिकार से पहले आता है। शुभ या अच्छाई अधिकार से पहले आता है। इवन गुड इज प्रायर टू राइट। गुड वेलफेयर जो भी बात करिए, गुड इज प्रायर टू राइट। अब इसका मतलब क्या है अगली क्लास में? तो आप एक लाइन बताइए कि संडे को होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कई लोग मना कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग मना कर रहे हैं फैमिली, ये समझ लें। मना करने वाले लोग तो जिसके चलिए, अच्छा मंडे को ही फिर करते हैं, मंडे को अगली बार से। तो अगली क्लास आपकी मंडे की होगी।